अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबर यही है कि मियांवाली से पीटीआई के साबिक एमएनए डॉक्टर अमजद खान नियाज़ी को गिरफ्तार करवाया गया है पुलिस के ज़रिए। और डॉक्टर अमजद खान नियाज़ी हम जानते हैं डॉक्टर शरफ अगन नियाज़ी के बेटे हैं। ये फैमिली बहुत लंबे अरसे से पॉलिटिक्स में है और लोकली इनका एक वोट बैंक है वहाँ पे। ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो कि पाक फौज आइंदा इंतखाबात को मैनूवर करने के लिए और अपनी मर्जी के रिजल्ट्स लाने के लिए पूरे मुल्क में एक क्रैकडाउन की सूरत में हर उस शख्स को गिरफ्तार कर रही है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है या जिसका किसी भी हवाले से कोई वोट बैंक है और वो उनकी लाइन में उनकी कही हुई पार्टी या उनकी बताई हुई पाक फौज या आईएसआई की बताई हुई सियासी कुव्वत के साथ ज्वाइन नहीं कर रहा। तो ये मामला साफ ज़ाहिर है बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। इसके ऊपर पहले भी बहुत मरतबा बात हो चुकी है। आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में मैं आपके सामने दूसरी साइड का मौक़िफ़ भी रखना चाहता हूँ और उस मौक़िफ़ को वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और ख़ुसूसन इस गुफ्तगू का इख्तिताम हम इस चीज़ पे करेंगे कि ये जो भी प्लान हाफ़िज़ जनरल आसिम मुनीर साहब लेके चल रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ मिलकर पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से ये कितना देर पा साबित हो सकता है अगर हम माजी की चंद नज़ीरों को अपने सामने रखें। दो पार्टियां हैं इस वक्त जो कि एक साइड पे खड़ी हैं, इत्तेहाद करके आगे चल रही हैं और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक पॉलिटिकल पार्टी है जो मुतअद्दिद मरतबा माजी में इक़्तिदार में आ चुकी है और दूसरी पार्टी पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान फ़ौज है। इन दोनों का क्या मौक़िफ़ है, मैं कोशिश करूँगा पूरी दयानतदारी से आपके सामने इन दोनों का मौक़िफ़ रखूँ, लेकिन मैं साथ में बिल्कुल अपना नुक्ता नज़र भी है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो दूंगा। उससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं लेकिन उनका मौक़िफ़ देने में मैं मुकम्मल वज़ाहत के साथ जो भी जैसे वो कहते हैं वैसे आपके सामने रखता हूँ और फिर हम इस पे बात करते हैं। आप भी जो कमेंट करना चाहें ज़रूर करें। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। एक कमेंट ज़रूर करूँगा मौक़िफ़ रखने से पहले कि ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान के दौरे पे हैं। पिछले 40 सालों में जब से वो सियासत में आए तो वो पाकिस्तान में तब ही रहे ज़्यादातर तब ही रहे जब वो इक़्तिदार में थे। जैसे ही इक़्तिदार उनके हाथ से जाता है तो मेरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दोस्त भी इत्तफ़ाक़ करेंगे कि वो लंदन में वक़्त गुज़ारने को ही तरजीह देते हैं। उसकी वजह यकीनी तौर पे हमेशा सिर्फ़ केसेस नहीं होते। इसकी वजह साफ़ ज़ाहिर है उनकी तबीयत है, उनका मज़ाज है, उनका शौक़ है, उनका लगाव है, उनकी लगन है। मैं ये नहीं कहूँगा लेकिन साफ़ ज़ाहिर है ये शक किया जा सकता है कि उसकी वजह वो तमाम इन्वेस्टमेंट्स हैं जो वहाँ पे हैं। ये तो ख़ैर एक कमेंट था लेकिन जो हकीकी बात है जो वो कह रहे हैं पॉलिटिकली उनके वो लोग जो दोस्त हैं जो पॉलिटिकल वर्कर हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी क्या आर्गूमेंट है कि ये सब कुछ जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कि आइन और कानून का मजाक बनाया जा रहा है। जमहूरियत जो पाकिस्तान में पहले भी कभी इतनी मजबूत नहीं थी लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ वैल्यूज़ थी जिनका कहीं ना कहीं ख्याल रखा जाता था। हर चीज़ का मजाक बना दिया गया, हर चीज़ को मलिया मेट कर दिया गया पिछले 1.5-2 साल के अंदर और वो सफ़र जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसके ऊपर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हाफ़िज़ साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब ने रिटायर होके घर चले जाना है और फिर उनकी शक्ल भी किसी ने नहीं देखनी। जिस तरह बाजवा साहब की शक्ल हम चंद दूसरे ममालिक में फैमिली के साथ सैर करते हुए देखते हैं वैसे ही हम शायद हाफ़िज़ साहब को भी देखें। नवाज़ शरीफ साहब ने दोबारा लंदन वापस चले जाना है। ज़लील पाकिस्तानी अवाम ने होना है, लोगों ने होना है। इसलिए ये बात बार बार करने की ज़रूरत है कि सबका मौक़िफ़ सामने रखा जाए और हक़ाइक़ की बुनियाद पे रैशनैलिटी से सोचा जाए और देखा जाए कि क्या बेहतरी हो सकती है और क्या बेहतरी नहीं हो सकती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो ये समझते हैं कि चूँकि पिछले 5-6-7 सालों में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट से मुराद जो है वो सिर्फ फौज नहीं, साफ फौज का इदारा, इंटेलिजेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशरी का इदारा, ये सारे के सारे जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे थे पिछले 7-8 सालों में। मतलब 2018 के इलेक्शन से पहले भी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी हुकूमत में थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को कमज़ोर किया गया, इमरान खान को और उनकी जमात को मजबूत किया गया, इलेक्टेबल्स को उनकी जमात में शामिल करवाया गया और
और 2018 के इलेक्शन से पहले मैनूवरिंग की गई। जो भी उनके अहम लीडर्स थे चंद, जिनकी जीत यकीनी थी, उनको विक्टिमाइज किया गया। उनकी टॉप लीडरशिप को, यहाँ टॉप लीडरशिप से मुराद मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, उनको जेल में डाला गया। और एक स्मूथ सेलिंग का माहौल जो है वो फराहम किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल माइलेज हासिल हुआ और इमरान खान इक़्तिदार में आए। इस सारे पस मंज़र को जहन में रखते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ये पढ़े लिखे, रैशनल, अच्छे लोग, वो लोग जिनके साथ हमने बड़ा वक़्त बिताया, जिनकी जिनकी इंटेलेक्ट पे, जिनकी इंटेलिजेंस पे, जिनकी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी पे हम नाज किया करते थे, वो लोग भी इस बात को कंक्लूड इस तरह से करते हैं कि चूंकि पहले ऐसे हुआ था तो अब इनके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ठीक हो रहा है। और इस तरीके से, जिस तरीके से फौज हमें इक़्तिदार में ला रही है, ये बिल्कुल दुरुस्त ला रही है और यही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। ये उनके पूरे आर्गूमेंट का मतलब, बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं, 1 2 3 4 15 20 100 आर्गूमेंट्स आपके सामने रखे जा सकते हैं। मैंने खुलासा आपके सामने अर्ज किया कि खुलासा ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के आर्गूमेंट का कि चूंकि पहले हमारे साथ ज्यादती हुई थी और सपोर्ट किया गया था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, फौज, ISI और अदलिया की तरफ से इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए, तो इस वक्त इसलिए उनको कैद में रखना, उनको दबाना, उनको ख़त्म करना, और जो जो हथकंडे भी पाक फौज बजाते खुद बराह रास्त अपने तौर पे अपने अफसरान के ज़रिए, बावर्दी अफसरान के ज़रिए, या जो सबॉर्डिनेट इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के ज़रिए जो भी इकदाम कर रही है, ये बिल्कुल ठीक है और ये पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनके जो कायद हैं नवाज शरीफ, वो बहुत ही विजनरी लीडर हैं और वो डिलीवर करते हैं, वो डिलीवर करेंगे, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। और यकीनी तौर पे इंतखाबात की ज़रूरत नहीं है, ये बात वाज़ेह तौर पे कहते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी इंतखाब के प्रोसेस को मैनूवर किया गया था। इसमें हकाइक किस तरह से हैं, कितना सच है, कितना झूठ है, पाकिस्तान में हर किसी का अपना सच और अपना झूठ होता है। तो इसलिए मैं उस तफसील में बहुत ज़्यादा जाके आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि ये मौज़ूए गुफ्तगू नहीं है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूँगा और फिर मैं पाक फौज के मौक़िफ़ की तरफ आ जाऊँगा कि मुझे अफसोस होता है उस गुजारे हुए वक्त के साथ, उन लोगों के जिनका इंटेलेक्ट लेवल ये था, जिनका विजन ये था, जिनकी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी ये थी, कि वो ये समझते हैं कि अगर पहले गलत हुआ था तो आज भी गलत करके उनको इक़्तिदार में लाया जाए। हालांकि मैं आपको वैसे अपनी एक बात बता दूं कि जब पिछले साल फरवरी में 2022 था, मुझे मुकम्मल यकीन था कि अगर इंतखाबात होते हैं, चाहे इसके बारे में मेरे सुनने वाले, देखने वाले मुख्तलिफ राय रख सकते हैं, मुझे अच्छा बुरा कह सकते हैं, मुझे मुकम्मल यकीन था कि अगर इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज न सिर्फ जीतेगी बल्कि एक अच्छी अक्सरियत के साथ जीतेगी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत इतनी मकबूल नहीं थी। उस वक़्त बहुत सारे मसाइल थे, मुआशी सूरत हाल में भी संगीनियों का सामना था, और मामलात बुराई की तरफ जा रहे थे, एक महाजराई की कैफियत बन चुकी थी, और जब महाजराई की कैफियत पाकिस्तान में बन जाए तो कोई ज़ोर जितना मर्जी लगा ले कुछ भी नहीं कर सकता। फ़ौज जो है वो हुकूमत को नाकाम करके ही रहती है। तो इस केस में साफ ज़रा की हुकूमत तब्दील भी हो गई। लेकिन अब जब मैं उस वक्त वो व्यू रख रहा था तो मेरा उस वक्त भी कोई बायस नहीं था, मेरा आज भी कोई बायस नहीं है। जब राना सनाउल्लाह ये कहते हैं या जब ये मीडिया में प्लांट किए हुए अपने सहाफ़ियों के ज़रिए ये बयानियाँ फैलाने की कोशिश होती है, बेचारे सहाफ़ियों की ड्यूटियाँ भी बड़ी होती हैं। मुझे बाद लोग दोस्त हैं लेकिन शर्म आती है साहब ज़रा के, अफसोस होता है उनकी सूरत हाल देख के कि बेचारे रोज़ाना सुबह उठ के ट्वीट करते हैं जी तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ख़त्म हो गई और नून लीग का ग्राफ ऊपर जा रहा है। अच्छा, अब इस बात पे उनको खुद यकीन नहीं आ रहा होता, अगले दिन मुख्तलिफ अल्फाज में फिर सेम बात करते हैं, यानी कि वो खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे होते अंदर से, जो है ना, उनको सफदर नज़र तो आ रहा होता है सूरत हाल क्या है। रना सनाउल्लाह ने कोई ऐसा बयान दिया कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, अब क्लीन स्वीप का एक बयानिया फैलाने की कोशिश है, और हकीकत ये है कि पंजाब के अंदर वो वाली कॉन्स्टिट्यूंसीज गिननी पड़ेंगी जहां पे PMLN की शायद जमानत जब्त ना हो। मतलब ये नहीं कि इनके हार जाने का इम्कान है, जो भी लोग ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, जो भी लोग चंद हलकों के अलावा, मतलब जो दही इलाके हैं जहाँ पे स्मॉल टाउन्स हैं, वहाँ पे यकीनी तौर पे लोगों का, इलेक्टेबल का वोट बैंक है, या वो लोग जो PMLN के साथ हैं उनका वोट बैंक है। अदरवाइज
पूरे मुल्क में, पूरे पंजाब के अंदर अगर हम सिर्फ बात करें, बहुत से लोगों से बात होती है, जो लोग ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, जो नब्ज पे हाथ रखते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी की, पीएमएलएन की 90% नहीं तो 80% हलकों के अंदर जमानत जब्त होने के चांसेस हैं। ये सूरत हाल है ऑन ग्राउंड। और मीडिया में तो जो मर्जी आप झूठ बोल लीजिए, बिकता चला जाता है। भाई आपको ये बात कही जा रही है कि यार 2 साल पहले ये सूरत हाल थी कि नून लीग जीत रही थी, आज नहीं है। अच्छा, जब पहले कह रहे थे, पहले बहुत ही दयानतदार, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट और बड़े अच्छे बहादुर तजिया नगार थे हम, और अब जो है वो मतलब है कि बाइस्ड हो गए हैं और गलत हो गए हैं और पता नहीं क्या। खैर, तो ये तो हकीकी सूरत हाल है और वो है। तो ये पीएमएलएन का जो बयानिया मैंने आपके सामने रखा, वो ये समझते हैं कि पहले ये हुआ था, अब ये होना चाहिए और इससे मुल्क में बेहतरी आएगी और उनके कायद जो है वो मुल्क में तब्दीली सिर्फ वही ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता। और इलेक्शन वगैरह का कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला नहीं होता, असल चीज़ पाकिस्तान है। ये इन लोगों का मौक़िफ़, इनका विजन है, ये इनकी बददियानती। मेरे अपने दोस्त हैं, उनकी बददियानती साफ ज़ाहिर है कि वो इलेक्शन के प्रोसेस से भागना चाह रहे हैं। उनके साथ बैठ के अगर आप बात करें, एक आखिरी नुक्ता बयान करके मैं पाकिस्तान आर्मी के मौक़िफ़ की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दोस्तों के साथ बैठ के बात कर रहे हों और इमरान खान ज़ेर बहस हों, तो किसी एक टॉपिक को लेके जी इमरान खान ने फ़लाँ मौजू पे ये कहा था फ़ौज के हवाले से, उसको तो फ़ौज के बड़े हामी थे। आप मान लें यार ये वाकई इमरान खान ने गलत किया था। एक दूसरी बात वो करें, आप कहें जी ये भी इमरान खान ने गलत किया था। आप कहें जी वो जी पता नहीं यूक्रेन चले गए थे जी, ये भी गलत किया था, पता नहीं यूक्रेन जंग जिस दिन शुरू हुई उस दिन रशिया चले गए थे, ये भी गलत किया था। वो फौज के हक में बयान देते थे जी, ये भी गलत किया था। तो बहरहाल ये सारी बातें करते आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाएं। आखिर में आप सिर्फ इतना कह दें कि चलें अब जो है ना वो इलेक्शन की बात कर लेते हैं, अब एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाए, वो फ़ौरन आपसे लड़ना शुरू कर देंगे। इलेक्शन के लफ्ज़ से कोई ऐसी चिढ़ है कि जिसकी आपको बिल्कुल ही कोई समझ ही नहीं आती। खैर, पाकिस्तान आर्मी के मौक़िफ़ की तरफ आते हैं। पाकिस्तान आर्मी के जो लोग हैं या उनसे वाबस्ता जो टॉप लीडरशिप से राब्ते में जो लोग हैं, पाकिस्तान आर्मी की मौजूदा टॉप लीडरशिप से, वो ये बात कहते हैं और वो सहाफ़ियों में ये नैरेटिव फैलाते हैं कि देखें मादी में जो भी हुआ, बाद लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, डिसीजंस या अप्रोच चेंज होती रहती है। जब इमरान खान को सपोर्ट किया जा रहा था तो उस वक्त भी कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। ये मैं दयानतदारी से उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचा रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। उस वक्त भी पाकिस्तान की बेहतरी ही मतलूब थी और लेकिन ये है कि वो टीम उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाई और अब ये है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो हमें साफ ज़ाहिर है कि एक्सपीरियंस लोगों के ऊपर ही इन्हसार करना पड़ेगा और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जो भी मुल्क की ओवरऑल सूरत हाल थी, तो उसमें बेहतरी यही है कि जो सब लोग हैं वो मिल के आगे इकट्ठे हो जाएं और चलें, और जो लोग जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो उनसे छुटकारा हासिल किया जाए। मतलब ये मैंने बहुत ही इख्तिसार के साथ कोशिश की है, एक एक पॉइंट के ऊपर जाऊंगा तो वो साफ ज़ाहिर है कि बात और तरफ निकल जाएगी। बेसिक चीज़ यही है कि अभी मुल्क को में पैसा नहीं है, इकॉनमी बहुत ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार है, आगे मज़ीद तबाही के इम्कानात हैं। तो जो तजर्बाकार लोग हैं शायद वो कुछ बेहतरी लाएँ, तो फिर बाद में देखा जा सकता है कि क्या किया जाए। अच्छा, ये अब उनका मौक़िफ़ है ना, और इसकी मतलब डिटेल जिस तरह मैंने कहा कि हर शोबे में भी, इकॉनमी में कहाँ कहाँ इमरान ने गलत किया, कोई एक दो नुक्ते वो लेके आ जाते हैं जी, ये वाली पॉलिसी, ये वाली पॉलिसी। खुसूसन फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर बाद लोग ये खुसूसन बयानिया फैलाया जाता है कि जी फ़ॉरेन पॉलिसी में इमरान खान ने फ़लाँ फ़लाँ मुल्क के साथ जो है वो हालात ख़राब कर लिए थे, तो ये भी एक रीज़न बयान की जाती है। अच्छा, अब ये तो मौक़िफ़ है उनका कि ये फेलियर की वजह थी इमरान खान की, और अब ये लॉजिक या ये रीज़न है जो दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप को लाने की। बहुत वादे अंदाज में तो नहीं कहते ये लोग कि हम नवाज शरीफ को लेके आएंगे, लेकिन साथ ज़रा एक चीज़ उनकी बहुत क्लियर है कि पीटीआई या इमरान खान नहीं है। अच्छा, अब अगर हम इसके ऊपर देख लें, मैं सिर्फ चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ और फिर मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूँ कि आगे होगा क्या, किस तरफ लेके जा रहे हैं ये लोग, और जो मादी की नज़रिए हैं उनको अगर नज़र रखा जाए तो कितनी बड़ी तबाही जो है पाकिस्तान में आने वाली है। लेकिन पहले मैं एक दो कॉमेंट आपको दे दूँ। ये जो बात करते हैं ना, बुनियादी तौर पर खाने पीने का एक माहौल चाहिए होता है। ये हकीकत है, हमने देखा है। आप किसी एक जर्नैल का नाम उठा के देख लें, आपको लूट मार की ऐसी कहानियां मिलेंगी सियासतदानों के साथ मिलके और उनके बगैर इंडिपेंडेंटली भी, कि आप काम उठेंगे।
तो बुनियादी तौर पे जो अच्छे सियासतदान होते हैं इनकी नज़र में वो होते हैं जो मिलजुल के खाते पीते हैं, जो खाने पीने पे एतराज़ नहीं करते। जब मुल्क में इकॉनमी चल रही हो, पहिया इकॉनमी का चल रहा हो, पैसा आ रहा हो, खुसूसन जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो इस तरह से मैनेज कर लेते हैं कि इनके लिए कैश की अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज की, लूट मार की अवेलेबिलिटी जो है वो रहती है। तो वो फिर साफ ज़ाहिर है कि ये अब इमरान खान के दौर में ये हुआ, जो भी चीज़ें थी जब इनको कंटेन करने की कोशिश की गई तो हालात में यकीनी तौर पे थोड़ी सी अबतरी आई। कुछ अबतरी आई और कुछ अबतरी फिर लाई जाती है। ये वही वक़्त था जब ये साजिशें कर रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और जब भी कोई हमारे जैसा बंदा हाईलाइट करता था तो वो साफ ज़ाहिर है कि वो जो आसिम सलीम बाजवा और जनरल आसिफ गफूर की तैयार की हुई सोशल मीडिया फिफ्थ जनरेशन ब्रिगेड थी, उसके नरगे में भी आता था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और रानी मुखर्जी की सूरत में मुसल्लत थे, उनके टीमों के नरगे में भी आता था। बहरहाल ये मानना पड़ेगा कि उतनी गालियां नहीं देते थे माँ और बहन की जितनी नून लीग वाले देते हैं, लेकिन बहरहाल बड़ा मुश्किल वक्त होता था। साफ ज़ाहिर है कि अजीबो गरीब तरह की बकवासबाजी चला करती थी। कोई भी बात अपने खिलाफ सुनना साफ ज़ाहिर नहीं चाहता होता कभी भी, और हैरेसमेंट का एक ऐसा माहौल साफ ज़ाहिर पैदा करने की कोशिश की जाती है बड़ा टेक्टिकली कि आपके काम को मुतासर करने की भरपूर कोशिश की जाती है। अच्छा खैर, तो ये वाले जो जब 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 ये हाईलाइट किया जाता था, मतलब ये वो वक्त था, आप देखें कि इमरान खान को भी चारों तरफ से नेगेटिव लोगों ने यकीनन घेरा हुआ था, कोई बात ही नहीं सुनता था। जहांगीर तरीन आप देख लें, अलीम खान आप देख लें, ये एक कोई कारोबार करते हैं इस्लामाबाद में हर हुक्मरान के साथ मतलब करीब होने की और मफादात देने की। मोहसिन बेग नाम है इनका। अब ये मोहसिन बेग जैसे जो डर्टी करेक्टर्स थे इस्लामाबाद में, ये इमरान खान की किचन कैबिनेट में शामिल थे। मतलब मुझे नहीं समझ आती पीटीआई के लोगों को, जब वो किसी पे तनकीद करते हैं उनको भी इतनी शर्म तो करनी चाहिए। इस चीज़ के ऊपर उनको सामने आके एतराफ़ जुर्म तो करना चाहिए कि ये मोहसिन बेग जैसे गलीज घटिया किरदार इमरान खान के करीबी तरीन लोग थे, और हम लोग इन लोगों के जुल्म का ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऐसे नेक्सस होता था इनका। मतलब डर्टीएस्ट ऑफ द पीपल आसिफ अली जरदारी उनके बहुत करीब, हर तरह के फायदे लिए। उसके बाद 2013 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो मोहसिन बेग 4-5 लोगों का एक ग्रुप था इस्लामाबाद के अंदर, तो ये लोग साथ इनको एस्टेब्लिशमेंट ने बताया कि हम इमरान खान को ला रहे हैं, तो ये इमरान खान के साथ उस तरफ चले गए। और ये सारे लोग मिलके मतलब साफ ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस थी उनके ऊपर अटैक करते थे, ये सिविल सोसाइटी के ऊपर अटैक करते थे, ये इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया के लिए वो थे। और फिर साफ ज़ाहिर है कि जब डर्टी करेक्टर्स जो है, जब एस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ की ज़रूरत पड़ी तो ये डर्टी करेक्टर्स जाके उधर मिल गए। साफ ज़ाहिर है इस तरह के जो मफाद परस्त एलिमेंट्स होते हैं पॉलिटिक्स में, जिस तरह शरीफ फैमिली वगैरह, ये तो इंतजार कर रहे होते हैं इस तरह के डर्टी एलिमेंट्स आएँ और हम उनको गले लगाएं और उनको आगे लेके चलें। तो खैर, तो ये जो भी मामला जब इमरान खान के दौर में ये चल रहे थे, तो ये सारा इस तरह के डर्टी लोग जो हैं वो नेगेटिव रोल प्ले करते थे। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो फौज जब खिलाफ हुई और फौज ने जब फैसला कर लिया कि उसको उसका प्रॉपर शेयर नहीं मिल रहा, तो उन्होंने जब गंदा करना शुरू किया तो वो आपको फिर किसी भी तरफ ऑपरेट नहीं करने देते, वो आपको इकोनॉमी में भी ऑपरेट नहीं करने देते, वो आपको किसी भी हवाले से कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की तरफ जाने नहीं देते। लेकिन मैं सिर्फ एक नुक्ते पे बात करके इख्तिताम करता हूँ कि जो सबसे अहम इशू जो है, जो कहा जाता है कि जी जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से देखें, पाकिस्तान में शोबा सहाफ़त से वाबस्ता कोई भी शख्स जो मामूली सी भी समझ रखता है, आपको आईएसआई या पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट जो फौज है, जो आईएसआई के ज़रिए ज़्यादातर मामला चलाती है फॉरेन रिलेशंस के, वो आपको फॉरेन पॉलिसी के ऊपर नहीं बात करने देते, वो काम नहीं करने देते। प्राइम मिनिस्टर का ज़्यादा अख्तियार ये होता है कि वो नामीबिया या जिम्बाब्वे या इस तरह के मुल्कों में कोई सफ़ीर वगैरह अपना यार दोस्त लगा के भेज दिया या कैरियर डिप्लोमेट को भेज दिया। मतलब जो 3-4 मेन पॉइंट्स हैं ना आपके, इंडिया के साथ रिलेशन, अमेरिका के साथ रिलेशन, अफगानिस्तान ईरान के साथ रिलेशन, इस पे ऊपर वो किसी को सांस भी नहीं लेने देते। और मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे नवाज शरीफ हों, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, लेकिन पहले इमरान खान की बात कर लें कि ये जितने भी मामला थे इन 4-5 मुल्कों के साथ, जिसके हवाले से खुसूसन बयानियाँ फैलाती है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जी इन इन मुल्कों के साथ ताल्लुक़ ख़राब किया, मैं कहता हूँ तसव्वुर भी नहीं, सोच में भी नहीं आया होगा इमरान खान के कि इन्होंने कभी कोई पॉलिसी बनानी भी है या कुछ कर भी सकते हैं। साफ ज़ाहिर है कि तसव्वुर में आया होगा, कोशिश उन्होंने की होगी, लेकिन नहीं करने दिया जाता, ऐसा मुमकिन नहीं होता। मैनूवर हमेशा, आप क्या समझते हैं कि जी चाइना के साथ ताल्लुक़ इमरान खान ने ख़राब कर लिया?
अरे चाइना के साथ जो मेन मंसूबा चल रहा था वो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर था। हमारे एहसन इकबाल साहब सबसे बड़े गवाह हैं इस चीज़ के कि पहले दिन से फौज का ये था कि हम पूरा कंट्रोल जो है उसका अपने पास रखना चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा अथॉरिटी बनाई, उन्होंने एक लेफ्टिनेंट जनरल को पहले कोशिश की कि वो उसका सरबराह बने। एहसन इकबाल साहब जैसे लोग तो खुद शामिल हैं उन लोगों में जो इस चीज़ के मतलब है कि मुखालफत करने वालों में शामिल थे, चाहे बैक एंड पे रह के लेकिन थे। तो पूरा कंट्रोल, और बाद में देखें आसिम सलीम बाजवा को उसका बनाया गया उनकी रिटायरमेंट के बाद, और ये सारा वो कभी भी अब उसमें कोई भी गड़बड़ हुई या खराबी हुई तो वो फौज की तरफ से थी और इंजीनियर्ड थी, सोच समझ के की गई। साहब आप चाइना से क्यों तल्लुक खराब करते हैं? आपने मैसेजिंग करनी होती है अमेरिका के साथ, ठीक है ना? तो अमेरिका के साथ किसका ताल्लुक बेहतर होता है? अगर अमेरिका के अंदर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में इमरान खान के बारे में नेगेटिव व्यू पाया जाता था, ये बात एक फैक्ट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो भी लोग यहाँ पे इस निज़ाम को समझते हैं, इस निज़ाम को देखते हैं, उनको पता है कि पहले दिन से तो अगर नहीं भी तो 2019 2020 के में जो भी आप बात करते हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं अवैस सलीम साहब, उनसे एक मरतबा बात हुई तो उन्होंने अपने आर्टिकल भी शेयर किए जो मैंने पढ़े कि वो बहुत पहले से इस तरफ इशारा कर रहे थे कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सोच पाई जाती है इमरान खान के हवाले से। तो लेकिन ये सोच भी एस्टेब्लिशमेंट बनाती है। क्यों बनाती है, कैसे बनाती है? एस्टेब्लिशमेंट अमेरिकन की सोच कैसे बना सकती है? आपके जहन में ये सवाल आएगा। बेसिकली पाकिस्तान का जो मिशन काम कर रहा होता है, जो एम्बेसी काम कर रही होती है वाशिंगटन में, ये आपका ख्याल है चंद लोगों का जो सोच रहे होंगे कि हुकूमत कंट्रोल कर रही होती है। ऑब्वियसली यहाँ पे सब आईएसआई होती है। ये सारा आईएसआई का एक फेस होता है जिसमें एक दो डिप्लोमेट्स को सामने बिठाया होता है, बाकी सारे उनके अपने लोग होते हैं और वो कंडक्ट कर रहे होते हैं इधर के लोगों के साथ। जब वो इनको गलत मैसेजिंग या रॉन्ग मैसेजिंग फ्राहम करते हैं तो उनके जहन में जो उस वक्त की इस्लामाबाद की हुकूमत है उसके बारे में नेगेटिव एक ख्याल आता है। मैं आपको अब नवाज शरीफ की मिसाल ले लें। नवाज शरीफ ने जो लेट 90s में अटल बिहारी वाजपेयी को लाहौर बुला लिया था, तो क्या अगर आप ये कहते हैं जी कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन भी होते हैं, सियासतदान कर लेते हैं, मतलब है कि जी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उनकी भी राय हो सकती है, ये नवाज शरीफ ने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया था। अरे भाई जज्बाती फिक्रे ना बोले ना कि अटल बिहारी वाजपेयी को मीनार पाकिस्तान लेके आए मोहम्मद नवाज शरीफ, तो क्या फिर इंडिया से ताल्लुकात बेहतर हो गए? अगलों ने 4 दिन बाद जाके कारगिल के ऊपर जाके वहाँ पे शरारतें शुरू कर दी, हज़ारों पाकिस्तानी सिपाहियों को शहीद करवा लिया। वो तो माओ के बच्चे हमारे भाई बेचारे मारे गए, शहीद हो गए, हमें शिकस्त हो गई, इबरतनाक जिल्लत में शिकस्त हो गई उसमें। लेकिन वो अलग बात है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। बात यह है कि मौजूद गुफ्तगू डिप्लोमेसी है ना, तो क्या नवाज शरीफ ने इंडिया में तल्लुकात बेहतर कर लिया? अब दूसरी दफ़ा वो बने वज़ीर आज़म बने तो उनके घर में कोई प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने बुलाया मोदी जी को बुलाया, मोदी जी रायवंड में चले गए, तो क्या पाकिस्तान के भारत से तल्लुकात बेहतर हो गए? अरे ऐसे नहीं होता है ये चीज़, ये बेवकूफ़ों वाली बात है। अगर आप ये बात करें कि जी इमरान खान के जी फ़लाँ मुल्क से भी तल्लुक ख़राब थे, फ़लाँ से भी ख़राब थे, बिल्कुल एक हुकूमत का रोल होता है डिप्लोमेसी के अंदर। चंद अपॉइंटमेंट्स वो कर लेते हैं, चंद स्टेनोग्राफर, चंद क्लर्क वगैरह इधर उधर भेज वगैरह देते हैं, बाकी जगहों पे भी होता है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा जो मैं कह रहा हूँ, मैं मामलातन बात कर रहा हूँ। लेकिन इन 3-4 मुल्कों के हवाले से कोई भी चीज़ नहीं करने दी जाती। सफर है, उनका मुल्क है भाई, वो काबिज है, वो कंट्रोल करते हैं। डिप्लोमेसी मेन चीज़ है, वो कैसे आपको घुसने देंगे? और जो लोग ये आखिरी बात करते हैं, जो आखिरी वाकया हुआ था जब इमरान खान रशिया के दौरे पे चले गए थे, जिस दिन यूक्रेन वार शुरू हुई है, लोग भूल जाते हैं। मतलब है कि ये एक ऐसी चीज़ थी, इसको छुपाया नहीं जा सकता था, इसलिए पाक फौज जो इमरान खान की हुकूमत के हवाले से जो भी मामला ख़राब होना शुरू हुए और वो हुकूमत ख़त्म हुई और बाद में दूसरी हुकूमत आई, पाक फौज मुसलसल पीटीआई के इमरान खान के ख़िलाफ़ रही। पाक फौज मुसलसल ऑन रिकॉर्ड आके बयान देती रही। पाक फौज इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ DGISI ने तारीख में पहली मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहीद अरशद शरीफ की शहादत के बाद अपने दामन साफ साबित करने के लिए, और उसमें मुसलसल उन्होंने पीटीआई पे हमला किया। लेकिन मैं आपको एक बताऊं, इस हवाले से उस वक्त के जो DGISPR भी थे, बाबर नाम था गालिबन उनका, मेजर जनरल, तो उन्होंने इस हवाले से मीडिया ने जब बार बार सवाल किया, उन्होंने बिल्कुल कहा कि जो भी रशिया का दौरा था पाक फौज की मर्जी से था। साधारण रशिया में प्राइम मिनिस्टर कैसे दौरा कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इतना इजाद नहीं होता है। वो इमरान खान या पीटीआई वाले जोश जज्बात में जो मर्जी कहते रहे, वो पॉइंट्स, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है। लेकिन अगर आपने फैक्चुअली रैशनल बात करनी है तो रैशनल बात तो यही है ना कि इन्होंने भेजा था, ये अमेरिका को मैसेज करना चाहते होंगे।
ठीक है ना। इमरान खान अपनी मर्जी से नहीं जा सकते थे। हाँ, इमरान खान स्पेस जरूर बनाते थे, कोशिश जरूर करते थे, यही उनकी गलती थी। एक हद से आगे जाते थे, उनको ड्यूशियर नहीं मिलता था। अब उनको कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट टाइप लोग ला के कुछ मामलात में बेहतरी ला के मईशत के वाले से दोबारा से लूटमार कब्जा गर्म करना है। यही मैनहट्टन में, यही मियामी बीच पे, यही लॉस एंजलिस पे प्रॉपर्टीज और प्लाजे और वो चीज़ें खरीदनी है। खैर, बात को ख़त्म करते हैं, गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं इस हवाले से कि क्या अगर इस तरीके से सेटअप जो हाफिज जनरल आसिम मुनीर लाना चाह रहे हैं ये ले आते हैं तो क्या मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। क्या अगर आप असूल की बात करते हैं, अगर आप माजी के तमाम उन पहलुओं को, अगर 1970 के जो इलेक्शन थे जिसके नतीजे में 1971 हुआ, जिसकी वाहिद वजह इलेक्टोरल प्रोसेस को मैनूवर करना, इलेक्टोरल प्रोसेस के नतीजे में जो रिजल्ट्स आए थे उनको तस्लीम न करना थी, तो क्या अब आप एक दूसरे तरीके से कि टोटल इलेक्शंस को आप होने ही ना दें, टोटल मैनूवर कर लें, एक पार्टी को आप बिल्कुल खत्म कर दें, एक पॉलिटिकल पार्टी को आप दुल्हन की तरह तैयार कर रहे हो और सिर्फ एक दिन का इंतजार हो कि इस दिन उसने ब्याह जाना है, इस दिन जो है वो सुहाग रात हो जाएगी, तो क्या इस तरीके से आप जो है वो कामयाब हो जाएंगे? क्या ये शादी चल पाएगी? ऐसा नहीं होता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपकी, अगर आप पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान के अंदर तरक्की चाहते हैं, ये बात हम बार बार करेंगे, 1000 बार करेंगे, इसलिए कि आपका मुल्क नहीं हमारा मुल्क है ना। हमने इस मुल्क के अंदर रह के जद्दोजहद की है, हमने इस मुल्क के अंदर रह के लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आप लोगों ने तो भाग जाना है, मियाँ साहब तो लंदन चले जाएंगे, आप भी किसी ना किसी मुल्क में जाके सैर कर रहे होंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, ठीक है। ये इस अवाम का, इन लोगों का मुल्क है। आप अब काबिज तो हैं, आप जालिम तो हैं, आप जुल्म तो कर रहे हैं, आपको जब आपका हिस्सा मिलेगा आप साइड पे हो जाएंगे, नए लूटमार करने वाले आ जाएंगे। लेकिन असूल की बात यह है कि जो भी हुकूमत इस तरह बनेगी, ये शाखे नाजुक पे जो भी आशानी आप बनाएंगे, ये वाला, ये बहुत ही कमजोर होगा, ये फौरन गिरेगा। पाकिस्तान में इलेक्शन का मुतालबा शुरू होने वाला है। कब होगा? इलेक्शन के बाद। ये जो हाफिज आसिम मुनीर साहब का एक ढकोसला इलेक्शन होगा, इसके 2-4 माह बाद पाकिस्तान में इलेक्शन का मुतालबा होगा। जो भी हुकूमत आए, नवाज शरीफ हो, उनके साथ काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो, उसके साथ जनरल हाफिज मुनीर की पूरी फौज खड़ी हो, आप देख लीजिएगा कि पूरी अवामी तौर पर एक जबरदस्त मुतालबा उठेगा इलेक्शन का, कि इलेक्शन करवाए जाए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए जाए। और जब तक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होंगे, मुल्क के निजाम को नहीं चलने दिया जाएगा, फिर आप क्या कर लेंगे? अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर आप मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, तो आपको इलेक्टोरल प्रोसेस को होने देना है। ये आपके ऊपर है कि आप फरवरी में ही होने दें, आज के दिन आप पीछे हट जाएं, बैठ जाएं पीछे जाके, और जो भी आपने गलत लोगों को गलत केसेस में, झूठे फजूल केसेस में कैद किया हुआ है, उनको बाहर करें, पॉलिटिकल एक्टिविटी मुल्क के अंदर होने दें और इलेक्शन होने दें, और जो भी इक़्तिदार में आता है आने दें। अल्टीमेटली जो, अगर आपकी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब आए, तो नवाज शरीफ साहब भी आ जाएंगे, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। आप, अगर कोई दूसरी पार्टी भी जीतती है, अल्टीमेटली वो पार्टी इस सिस्टम में जो आपने जिस तरह गंद मचाया हुआ है, कोई भी पार्टी यहाँ पे आकर डिलीवर नहीं कर सकेगी। तो जो आपके चहेते हैं वो भी एक दिन इक़्तिदार में आएंगे, लेकिन अगर आप जोर जबरदस्ती लेके आएंगे किसी को, तो आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे होंगे, आप मुल्क को एक मरतबा फिर तोड़ने की तरफ लेके जा रहे होंगे, आप मुल्क को तबाही, बर्बादी, बेहाली की तरफ लेके जा रहे होंगे। कोई बंदा भी डिफॉल्ट शिफॉल्ट नहीं बता सकेगा। जाली तौर पे सुर्खी मेकअप लगा के आप जो मर्जी चेहरा पेश कर ले, आपने तबाह कर दिया हुआ है पाकिस्तान को पिछले 2 साल के अंदर। आप अगर बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं, आपको लाजमी तौर पे असूलों के मुताबिक चलना है। जाली इलेक्शन के नतीजे में आने वाली हुकूमत कभी भी नहीं चल पाएगी, कभी भी नहीं चल पाएगी। जितना मर्जी आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, आपको अल्टीमेटली अवामी ताकत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। नाज़रीन, ये थी आज की मुख्तसर सी गुफ्तगू। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी।